जय हिंद दोस्तों। आज हम 5 नवंबर 2024 विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ये उसके आंसर हैं ए, सी, सी, बी और ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस बेस। आप अपने आंसर टेलीग्राम के चैट ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास जब भी टाइम होगा डेफिनेटली आई विल गिव यू रिमार्क्स ऑन इट और ये पीडीएफ आपको अगेन टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज़ है G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। देखो, नाम से ही पता चल रहा है ये बात कर रहा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की, DRR, कि डिजास्टर से जो भी रिस्क आ रहा है, वेदर इट इज अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, लैंडस्लाइड, कोई भी डिजास्टर है, उसके सामने रिस्क को हमें रिड्यूस करना है। उसके लिए हमने ग्रुप बनाया है, वही है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्रुप। ये हमने कब बनाया था भाई? तो G20 की जो इंडिया की मीटिंग हुई थी 2023 में, तब हमने ये ग्रुप को बनाया था। इसके अंदर 5 प्रायोरिटीज एरिया है मेनली: अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, DRR फाइनेंसिंग, डिजास्टर रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर इकोसिस्टम अप्रोचेस। क्या ये याद रखने की जरूरत है? नहीं, नहीं याद रखने की जरूरत है, बट इसका इसकी जो वर्ड्स है वो अगर आपको याद रहते हैं तो आपका आंसर में आपको एज मिल सकती है डेफिनेटली। ओके, तो ये ग्रुप ने बोला क्या है? ये ग्रुप ने बोला है कि हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए और अच्छी तरीके से सेंडाई फ्रेमवर्क को। ओके, अब ये सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? तो देखिए, 2005 के आजू-बाजू हमने एक फ्रेमवर्क साइन किया था 10 साल के लिए, 2005 से 15 के लिए, 10 साल के लिए ह्योगो फ्रेमवर्क। इस ह्योगो फ्रेमवर्क का काम क्या था? अगेन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिड्यूस करना है और उसके रिलेटेड बातचीत करनी है। ओके, 10 साल में जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ। फिर उसको हमने 2015 में रिवाइज किया। 2015 में रिवाइज किया और नया फ्रेमवर्क बनाया जिसका हमने नाम दिया सेंडाई फ्रेमवर्क। अब ये सेंडाई फ्रेमवर्क का काम क्या है? अगेन डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करना। इस सेंडाई फ्रेमवर्क के हमने 7 टारगेट रखे, 15 से 30 तक हमने ये रखा और इसके अंदर 7 टारगेट रखे। पहले 4 क्या है? तो डिजास्टर से हो रही मॉर्टालिटी को कम करना, डिजास्टर से हो रहे पीपल को अफेक्ट जो भी हो रहे हैं उसको कम करना, फिर इकोनॉमिक लॉसेस को कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सर्विसेज पे हो रहे डैमेजेस को कम करना। ओके, ये 4 हैं: मॉर्टालिटी, अफेक्टेड पीपल, इकोनॉमिक लॉस और डैमेज। ओके, ये हम करेंगे रिड्यूस। फिर हमें भाई इंक्रीज भी करना है, अच्छा भी करना है। क्या इंक्रीज करेंगे? तो डिजास्टर की स्ट्रेटेजीज को इंक्रीज कीजिए, फिर कॉपरेशन बनाइए कंट्रीज के अंदर, और अपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम और इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी एज वेल एज एक्सेस को इम्प्रूव कीजिए। ओके, तो आप समझ गए, इंक्रीज करना है इसको। इंक्रीज क्या है? स्ट्रेटेजीज, कॉपरेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन। गॉट इट? क्या बात हुई है? G20 की डिजास्टर रिडक्शन ग्रुप ने बोला है कि हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए और अच्छे से सेंडाई फ्रेमवर्क। दोनों का मेन प्रायोरिटी क्या है? डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करना। ओके, देख लीजिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क थ्रू सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू एनालाइज एंड रिड्यूस कैजुअल फैक्टर्स ऑफ डिजास्टर। ओके, प्रायोरिटीज क्या है? अंडरस्टैंड करना डिजास्टर को, अंडरस्टैंड, फिर स्ट्रेंथन करना डिजास्टर, इन्वेस्ट करना उसके अंदर, और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बनानी अच्छी। इसके अंदर हमने ये भी बनाया हुआ है, एक इनिशिएटिव ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, बिल्ड बैक बेटर। इसके अंदर क्या है कि हम डिजास्टर से हो रहे हुए लॉसेस के सामने अपने आप को और स्ट्रेंथन करेंगे और मजबूत बनाएंगे, कंट्रीज के साथ कॉपरेशन को और अच्छा करेंगे। ओके, ये ना मैंने यार वीडियो आधा बना दिया था पर पता नहीं क्यों बीच में ही बंद हो गया, तो मुझे फिर से शुरू से बनाना पड़ रहा है। और आज की सारी भी न्यूज़ है, सारी की सारी न्यूज़ ओके ओके है, ऐसा कुछ खास है नहीं कि आपको समझाना है मुझे कोई टर्म है बड़ी सी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। फिर है भाई, आईलो की रिपोर्ट आ गई है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लो रह रहा है। इंडिया के अंदर कितना है? तो 53% जितना है। ठीक है, ग्लोबली डेटा देख लेते हैं और मेनली इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है केयर इकोनॉमी, केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो जो घरेलू कामकाज है ना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर परिवार की, बर्तन, बच्चे, पति, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो यही मेन मेन रीजन है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है। ग्लोबली क्या डेटा है? तो ग्लोबली जो भी लेबर फोर्स है उसमें मेल का पार्टिसिपेशन है 73% जितना, जबकि वुमेन का पार्टिसिपेशन है 48% जितना। कितना डिफरेंस है? तो ऑलमोस्ट 23% जितना डिफरेंस है।
और दूसरा भी डेटा गया है कि 15 साल से ऊपर वाले जो भी लेबर फोर्स में लोग हैं, वो है 748 मिलियन जितने, उसमें से 708 मिलियन जितनी सिर्फ वुमेन है। आप सोचिए 750 में से 700 जितनी सिर्फ वुमेन है, ड्यू टू जस्ट अ केयर इकोनॉमी, केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो हमने बोला क्या है, रिकमेंडेशन क्या है। सबसे पहले हमें 5 आर के ऊपर काम करना पड़ेगा, 5 आर के ऊपर। रिकॉग्नाइज, रिड्यूस, रीडिस्ट्रीब्यूट, रिवॉर्ड एंड रिप्रेजेंटेड। मतलब क्या है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज कीजिए दिक्कत क्या क्या है, फिर उसको रिड्यूस कीजिए, बेनिफिट को रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और फिर रिवॉर्ड दीजिए जो भी अच्छा काम कर रहा है, और फिर ये सबके सामने आप रिप्रेजेंट कीजिए कि कैसे आप ये काम कर सकते हो। फिर इन्वेस्ट कीजिए आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर, कलेक्ट कीजिए अपने डेटा को और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ओके, नॉर्मल सब बात है। मेन तो हमारा ये डेटा ही था। डेटा को आप डेफिनेटली बहुत सारे आंसर में यूज कर सकते हैं। इंडिया ने क्या क्या भी स्टेप लिए हुए हैं। इंडिया ने सबसे पहले तो डीपीएसपी अपना बनाया है, 39 क्लॉज डी, जिसके अंदर इक्वल पे और इक्वल वर्क की बात कर रहे हैं। फिर हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में 26 वीक तक का आपको छुट्टी दी जा रही है। इसके अंदर हम मैटरनिटी लीव देते हैं वुमन को 6 महीने तक, 26 वीक मतलब 6 महीने। फिर कॉड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, जहां पे हम 50 से ज्यादा अगर कोई भी फर्म में एम्प्लॉय है तो उधर हम मैंडेटरी क्रैच फैसिलिटी बनाने की बात करते हैं। क्रैच फैसिलिटी मतलब कोई भी वुमन अपने बच्चा वर्क में यहाँ पे बच्चा साथ में लेके आ रही है, तो उसको सुलाने, नहलाने, रखने के लिए झूला, ये सब फैसिलिटीज अगर जहाँ पे है उसको क्रैच फैसिलिटीज बोलते हैं। हालांकि ये ठीक से इम्प्लीमेंट होता नहीं है हर जगह पे। ओके, और क्या क्या इनिशिएटिव हमने ले लिए हैं, तो पॉश एक्ट हमने बनाया है, फिर मिशन शक्ति जिसके अंदर संबल और सामर्थ्य है, फिर मुद्रा योजना, ये सब आप वाकिफ हो। ठीक है, हमेशा ना जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वो आपको मुंह जबानी होने ही चाहिए। हर एक सेक्टर के, हर एक फील्ड के, कोई भी हो, आपको इनिशिएटिव आने चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आप यूं ही लिख लोगे। और दूसरा क्या मैंडेटरी है, हर एक चीज की डेफिनेशन, कि ये चीज का मतलब क्या। अभी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं पता होगा तो आप आंसर में कैसे लिख पाओगे। तो हर एक चीज की डेफिनेशन पता ना हुआ भी होना भी आपको बहुत जरूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे, गवर्नमेंट रिलीजेस ऑपरेशनल गाइडलाइंस, गाइडलाइंस फॉर नमो ड्रोन दीदी स्कीम। अब ये चीज क्या है भाई, अभी आपको पता है हमारे रूरल एरियाज में ज्यादातर सारे लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अभी इस एग्रीकल्चर के ऊपर पेस्टिसाइड्स अगर स्प्रेड करने हैं, कोई फर्टिलाइजर स्प्रेड करना है, वो किसके थ्रू होता है, हाथ के थ्रू होता है। अभी यही चीज अगर हम ड्रोन से कर दें तो बहुत ईजी हो सकता है। यस, तो इसीलिए हम ये स्कीम लेके आए हैं, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। इसके अंदर मेन होता क्या है कि अगर कोई वुमन का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको ड्रोन की जरूरत है, तो वो हम आपको इजीली दे देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ऐसे सब में। दैट्स इट, कि आपको ड्रोन इजीली मिल जाए, थोड़ा सा सस्ते में मिल जाए। ओके, देख लेते हैं ये स्कीम के बारे में, फिर अंदर कंपोनेंट देखेंगे। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेक्टर मतलब 100% जो फंडिंग है वो सेंटर से आती है। और दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसके अंदर फंडिंग होती है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो प्रोवाइड करने हैं इस स्कीम के अंदर 1500 जितने सिलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन्स। ये प्रोवाइड करेगा रेंटल सर्विसेज थ्रू फार्मर्स ऑन एग्रीकल्चर पर्पसेस। हटाइए, मेन वही है, 1500 सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स को हम ये ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे। सॉरी, 1500 नहीं यार, 15,000। ओके, फीचर्स क्या क्या है, क्लस्टर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड देखी जाएगी फार्मर्स के अंदर क्लस्टर में, फिर वो सिलेक्ट किया जाएगा एरिया और उधर वो दिया जाएगा। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, कि कोई वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको ये चाहिए तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा, कवरिंग 80% ऑफ ड्रोन एंड एसेसरीज कॉस्ट अप टू 8 लाख। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, आप सोचिए 80% जितना हम कवर कर रहे हैं अगर वो ड्रोन ले रहे हैं, तो इट इज वेरी ग्रेट। और हाँ, इसके अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अपने लोन किधर से ले सकते हैं, तो नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटीज एट 3% इंटरेस्ट रेट। ये बहुत ही कम पड़ता है, ठीक है। और वो भी कितने पार्ट के लिए, जो 20% बच गया ना इस 80% में से, उसके लिए, तो इट इज बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग भाई, सारे को सारों को ट्रेनिंग दी जाएगी, वे ड्रोन को ऑपरेट कैसे करना है, अगर कुछ चीज बिगड़ जाती है तो वो आप कैसे ठीक करोगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फ्रॉम लेड फर्टिलाइजर कंपनीज भी होगा, मतलब जो भी फर्टिलाइजर कंपनीज है बड़ी बड़ी, फर्टिलाइजर को ही स्प्रेड कर रहे हैं तो वो भी इसमें सपोर्ट करेंगी। वो सपोर्ट होगा प्रोक्योरमेंट में, रिपेयर में, मेंटेनेंस में, और साथ ही साथ प्रमोट नैनो फर्टिलाइजर यूज में, क्योंकि ड्रोन ना जितने नैनो फर्टिलाइजर हो ना उतना अच्छे से काम कर सकता है, और नैनो फर्टिलाइजर हो तो एग्रीकल्चर के लिए भी ये फायदा होता है। ओके, गॉट इट। मेन फोकस क्या रहेगा ये ड्रोन स्कीम का, तो वुमन की ड्रोन प्रोक्योरमेंट का, ठीक है।
इसका फायदा क्या क्या होने वाला है, तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा, एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि नैनो यूरिया होगा और ड्रोन से जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। फिर स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज एक्सपेंशन और नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। चलिए फिर हमारी न्यूज है COP16, हम लगातार रोज बात कर रहे हैं। COP16 ऑफ CBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। कल हमने बात की थी, आज हमने डिटेल में देखने को मिल गया। CBD मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका सेक्रेटरीट है। कब बना था ये, तो रियो और समिट 1992 में जब हुआ था तब ये बना था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सस्टेनेबल यूज करना और प्रोटेक्ट करना। पार्टीज कौन कौन सी है, तो 196 पार्टीज है इंक्लूडिंग इंडिया, और ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ओके, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से इसके अंदर आए हैं समझा देता हूं मैं क्या होता है। तो नगोया प्रोटोकॉल है, कार्टेजना प्रोटोकॉल है, नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल भी है। अभी देखो यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले रियो और समिट 1992, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट थी। इसके अंदर 3 बॉडी निकली थी। एक तो हमारी भाई CBD हो गई, दूसरी हमारी हो गई UNFCCC, और हमारी तीसरी हो गई UNCCD। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना ये दोनों का फुल फॉर्म बता देना, दोनों का कल ही क्योंकि मैंने बताया तो बता देना। और अभी देख लेते हैं प्रोटोकॉल। तो देखो कोई भी चीज होती है ना, कोई ट्रीटी, तो वो बड़ा फॉर्म है, ठीक है, ये समझ लीजिए। ये बड़ी ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, ट्रीटी है। और जो प्रोटोकॉल होता है ना, वो उसका छोटा फॉर्म होता है, कि इसी के अंदर जो आता है वो प्रोटोकॉल है, वो या फिर ये एग्रीमेंट और ट्रीटी है। गॉट इट। तो कोई भी प्रोटोकॉल है ना, तो उसकी कोई भी पेरेंट ट्रीटी या एग्रीमेंट जरूर होगा ही होगा। ओके, अब ये नगोया प्रोटोकॉल किसकी बात करता है, तो कोई भी हम जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या फिर कोई रिसोर्स ऐसा कोई चीज बनाते हैं, उस तो उसके बेनिफिट को इक्वली हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना है। तो ये बात करता है नगोया प्रोटोकॉल। और फिर कार्टेजिना प्रोटोकॉल, तो कोई भी लिविंग मॉडिफाइड, ऊपर हमने मॉडिफाई किया ना, मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है, उसको सेफली हैंडल करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक दूसरे को भेजना, वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल देखता है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं, तो CBD के अंदर आते हैं। और तीसरा हमने नागोया कोलालमपुर प्रोटोकॉल भी साइन किया। ये किसके लिए साइन किया, तो जो भी कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑलरेडी साइंड है उसके अंदर कोई चीजें अगर कमी हो रही है, तो ये नागोया कोलालमपुर प्रोटोकॉल उसको फुलफिल करेगा, उसको एड्रेस करेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कार्टेजिना प्रोटोकॉल को ही सपोर्ट कर रहा है। ओके, अब ये COP16 जो हुई CBD की, वहां पे क्या क्या बात हो रही है। अभी देखो ये COP16 अभी साइन हो गया, उसके अंदर हमने क्या क्या बात की है। तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कैली फंड, मतलब कि कोई भी कंपनीज काम कर रही है उसको हम बोलेंगे कि भाई कुछ परसेंटेज अपना जो भी प्रॉफिट है वो आप इंडिजिनस पीपल के सपोर्ट के लिए लगाइए। फिर एग्रीमेंट की हमने परमानेंट सब्सिडरी बॉडी बनाने के लिए, कि इसके अंदर एक छोटी सी बॉडी बनाइए जो इनहेंस करेगी पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल, ताकि और आपका कन्वेंशन का जल्दी काम हो सके। फिर लॉन्च किया हमने कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड, जो कि अगेन पैसा आ रहा है तो एक्सेलरेट करेगा हमारे टारगेट को मेट करने के लिए, वेदर इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और अदर्स में हमने भाई सिंथेटिक बायोलॉजी, इन्विजिबल इन स्पीशीज, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल इनसिग्निफिकेंट मैरीन एरिया, सबसे रिलेटेड हमने बातचीत की है। अब मुझे ये बता दीजिए, ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या है, मैंने 50 बार बताया हुआ है, ठीक है, ये बता दीजिए कमेंट में। अब ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, उसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, क्या है भाई। तो देखिए 2010 में हमने साइन किया था एचई फ्रेमवर्क। एचई फ्रेमवर्क 2010 से 20 के बीच में इसको काम करना था। अभी ये तो खत्म हो गया। अगेन ये क्या काम कर रहा था, एचई बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाला। ये खत्म हुआ तो इसको रिवाइज करके हमने नया बनाया 2022 में सीओपी की, सीबीडी की COP 15 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसके अंदर हमने 4 टारगेट रखे जो हम 2050 तक पूरा करेंगे, और 23 टारगेट रखे जो हम 2030 तक पूरा करेंगे। जैसे कि मेन टारगेट क्या है, तो 30/30, ये ऑलरेडी ना रिसेंटली कौन सी PCS एग्जाम थी ना, उसमें पूछा गया था, इसी ईयर पूछा गया था 30/30। तो 30/30 में क्या है, तो 30% ऑफ लैंड एंड 30% ऑफ वाटर हम प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2030। फिर रिड्यूस करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बाय 50% बाय 2030। फिर फॉर्मुलेट करेंगे हम मैकेनिज्म फॉर बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक सोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेजेस। ओके, यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, जो भी हमारी नई इनोवेशन हो रही है, उसको शेयर करना, ठीक है। ओके चलिए, इतना काफी है। मेन ना अब ये
ट्रीटी तो आपको याद ही, फ्रेमवर्क भी याद रह गया, सीओपी भी पता है। ये जो एग्रीमेंट है, सॉरी प्रोटोकॉल्स है, उसको भी आप ध्यान से याद रखना, नागोया और कार्टेजना। और इसका सब्सिडरी कौन सा है इसको छोटा सा सपोर्ट करने के लिए, तो नागोया कोलालमपुर, जो कि कार्टेजना में जो भी दिक्कत रहेगी उसको ये एड्रेस कर देगा। ओके, फिर बोला मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ओके, सबसे पहले तो भाई मरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखो, कोई भी ऐसा एरिया, ये मरीन है, ठीक है, तो पानी वाली बात हो रही है, तो कोई भी ऐसा एरिया ओशन का जिधर ह्यूमन एक्टिविटीज मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है देन सराउंडिंग, आसपास के अकॉर्डिंग ज्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। और ये डेफिनेशन एनवीज की है, तो अच्छी डेफिनेशन है। इट इज अ स्पेस इन ओशन वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड देन सराउंडिंग वाटर्स। ओके, यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है फ्रॉम नेचुरल एंड और हिस्टोरिक मरीन रिसोर्सेज बाय लोकल, स्टेट, टेरिटोरियल, नेटिव, रीजनल और नेशनल अथॉरिटीज। ओके, सिग्निफिकेंस क्या क्या है? सबसे पहले तो ये उधर के जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, कंजर्व करके रखेगा। फिर बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे आती रहती है, तो ये उसको बचाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ओवर फिशिंग नहीं होगी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो जो स्पीशीज आ रही है वो भी अच्छे से रह पाएगी। फिर ये साइट एक्ट करेगी एज अ नेचर बेस्ड रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, मतलब कि जो नेचर से बाहर से स्पीशीज आ रही है उसके लिए भी फायदा है, और नेचर टूरिज्म है उसको भी ये बूस्ट करेगा। ओके, फिर साइंटिफिक रिसर्च में काम आएगा, क्लाइमेट के मिटिगेशन एडेप्टेशन में हमें काम आएगा। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला तो जो हम बात तो कर लेते हैं कि हमने ये रेगुलेशन लेके आएंगे, बट उसका इन्फोर्समेंट बहुत ही वीक होता है। फिर हमें इसके लिए रिसोर्सेज भी जरूरत है जो हमारे पास कम है, और जो उधर के लोकल लोग हैं जो इसके एरियाज में फिशिंग करते हैं उनकी लिवलीहुड पे ये डायरेक्ट असर करता है। ओके, अभी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज की हम बात करें तो इंडिया के अंदर ये एरियाज कहाँ कहाँ पे आते हैं? तो भाई गल्फ ऑफ मन्नार मरीन पार्क है, फिर लोथियन आइलैंड है वेस्ट बंगाल के अंदर, और गरीर मठ है उड़ीसा के अंदर। गरीर मठ ना वर्ल्ड फेमस है अपने ओलिव रिडली टर्टल के रिलेटेड, ओलिव रिडली टर्टल के रिलेटेड। ये ना यहाँ पे आते हैं उड़ीसा की कोस्ट पे, और बड़े बड़े अपने नेस्ट बनाते हैं जहाँ पे वो अपने अंडे देंगे। और ये जो बड़े बड़े नेस्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं अरीबाड़ा। ठीक है, अरीबाड़ा, ये शायद ना कहीं पे पूछा कि मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पर अरीबाड़ा बोलते हैं। तो याद रखना, गहीर मठ किसके लिए फेमस है? तो ओलिव रिडली टर्टल के लिए फेमस है, जहाँ पे वो अरीबाड़ा बनाते हैं। बाकी मरीन प्रोटेक्ट एरिया आपने देख लिया, ये क्या है, ये डेटा कुछ काम का नहीं है, हटाइए। या अभी देखते हैं हम ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय WHO। चलिए देखते हैं क्या बात है। तो टीबी, सबसे पहले तो टीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू स्प्रेड होता है? तो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, नेम्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है। हालांकि ये क्योरेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है, बट फिर भी इनकी डेथ्स बहुत सारी मात्रा में होती है, क्योंकि इतने ज्यादा ये अफेक्ट कर देता है बंदे को, और उसको पता भी नहीं चलता है कि मुझे टीबी हो गया। जब वो आखिरी स्टेज में पहुंचते हैं तब पता चलता है कि यस, यू आर अफेक्टेड बाय टीबी। चलिए डेटा देखिए कि वर्ल्ड की लीडिंग कॉज ऑफ डेथ 2023 में टीबी थी, आफ्टर बिफोर कोविड-19, कि कोविड-19 से जितनी डेथ नहीं हुई उससे ज्यादा तो टीबी से डेथ हो गई इन 2023। इंडिया की हम फाइंडिंग्स देखें तो ग्लोबली जितनी भी डेथ हुई या फिर जितना भी ग्लोबली टीबी का बर्डन है उसमें से 26% तो सिर्फ हमारा ही है, और हम फर्स्ट रैंक करते हैं इन बर्डन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी या फिर रिफाम्सिन रेजिस्टेंट टीबी। रिफाम्सिन मेडिसिन है टीबी की, और ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है। ओके, मतलब कि 100 अगर टीबी के पेशेंट आ रहे हैं ना ग्लोबली, तो उसमें से 26 हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। ये किसके थ्रू फैलता है? ये एयर के थ्रू फैलता है। अगर कोई टीबी इफेक्टेड पर्सन है और वो आपके सामने कफ, सीज या स्पीट करता है, तो चांसेस है कि आपके भी अंदर ये बैक्टीरियाज आ जाएंगे। अभी के लिए ट्रीटमेंट की एवरेज 75% के आसपास है, और बाई 2027 90% के आसपास पहुंच जाएगी। अभी यहाँ पे हमने एक चीज देखी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। नीचे डाला हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पे देख लेना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मतलब MDR टीबी। यहाँ पे आपको मल्टी ड्रग मतलब एक से ज्यादा भी ड्रग दिए जा रहे हैं तो आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ये है
MDR, यहाँ पे रिफेम्पसिन आ जाती है और आइसोनाइजेट्स भी आ जाती है, बट ज़रूरी नहीं है आपको याद रखना। फिर इसके भी ऊपर आप पहुँच जाओ, मतलब इसका भी हाई स्टेज है XDR, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस TB, मतलब यहाँ पे तो आपको कोई भी मेडिसिन दे के जा रही है, आपको कोई भी असर नहीं कर रही है, ठीक है? इससे भी पहले के स्टेज होते हैं, ये तो आखिरी स्टेज है। इससे पहले भाई सबसे पहला आता है भाई मोनो ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब सिर्फ एक गोली का असर नहीं होता है। फिर आता है पॉली ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब एक से ज्यादा अगर गोली आती है तो उसका असर मतलब दो से एक से दो से ज्यादा। फिर मल्टी में तो बहुत सारी दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर भाई टीबी के टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स हैं, ठीक है। ये दवाई को रिलेटेड टाइप्स थे मेडिसिन के अकॉर्डिंग, ये नॉर्मल टाइप्स है। सबसे पहला होता है पल्मोनरी टीबी, जो आपके लंग्स और थ्रोट्स को अफेक्ट करता है। फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है, तो पल्मोनरी तो है ही है, उसके एक्स्ट्रा में जाने दो। तो एक्स्ट्रा में क्या होंगे, तो अदर बॉडी पार्ट्स सच एज लिम्फ नोड्स, ब्रेन, किडनी, बोन्स और जॉइंट्स, उन सब में अफेक्ट करेगा। और फिर आता है मिलियरी, ये रेयर है, बहुत रेयर होता है ये, बट अगर ये हो जाता है तो आपके हर एक बॉडी पार्ट में ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये सीरियस कंडीशन है। ओके, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव ले लिया है यहाँ पे टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, फिर टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव, फिर निक्षय पोषण योजना, निक्षय मतलब टीबी होता है, क्षय मतलब टीबी और निक्षय मतलब टीबी को हटाना, फिर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन। और ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव है, तो NTB स्ट्रेटेजी बाय WHO, जिसमें हम टीबी की 95% डेथ्स और इंसिडेंट्स को बाय 2035 कम कर देंगे। और ग्लोबल फंड टू एंड टीबी बाय 2023-2030, इसमें हमारा टारगेट है कि बाय 2030 हम टीबी से हो रही हुई डेथ्स को एकदम ही कम कर देंगे। ओके, हालांकि ये गोल ही अपने आप में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। आप सोचिए, यूएन ने लिया है कि 2030 हम कम कर देंगे और WHO ले रहा है कि 95% तक कम करेंगे। दोनों अच्छा है, जो भी अचीव हो जाए। ओके, चलिए अब आगे आगे देखते हैं। दिक्कत क्या क्या है, इतने सारे इनिशिएटिव हैं फिर भी हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई, तो इनएडिक्वेट फंडिंग है, ये तो आपको पता ही है। ग्लोबली रखा है तो हमें याद रखने का जरूरत नहीं है इसको। और कैटास्ट्रोफिक डेथ हेल्थ कॉस्ट, कि भाई जितने भी हाउस होल्ड एक ईयर में कमाता है ना, उसकी मोर देन 20% इनकम, सॉरी, मोर देन 20% उसके एक्सपेंस सिर्फ इसी में चले जाते हैं, जो भी है वो कमा रहे हैं उसमें। तो ये बहुत ही बुरी बात है, राइट। ओके, ये इंडिया के इनिशिएटिव हमने देख लिए। टीबी मुक्त भारत, न्यू ड्रग्स हम लेके आ रहे हैं, बेडाक्विलिन, डेलामाइन, फिर यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग भी कर रहे हैं, ये काम का नहीं है। उससे अच्छे जो नीचे इनिशिएटिव है वो है हमारे। ओके, चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज देखते हैं। पहला है ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेविटी के थ्रू हमें जो भी एनर्जी मिल सकती है वो हमारी ग्रेविटी एनर्जी है। कैसे मिल जाएगी, समझ लीजिए कि ये कोई झरना है, यहाँ से पानी बह रहा है, पानी नीचे कैसे आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है ना। यहाँ पे हम कोई स्पिनर रख देते हैं जो घूम रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, तो ये होगा ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये पानी नीचे गिरा था। ओके, so gravity energy storage means type of mechanical energy storage system that uses gravitational potential energy to store and generate electricity. इसके फायदे क्या क्या है, तो हाई एफिशिएंसी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लो एनवायरमेंट इंपैक्ट, लॉन्गेविटी। लिमिटेशन क्या क्या है, इनिशियल कॉस्ट हाई है, स्पेस रिक्वायरमेंट आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, कॉम्प्लेक्सिटी। एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी में हमें ये काम आएगा और ग्रिड स्टेबलाइजेशन में भी हमें काम आएगा। मेन इसका फोकस क्या है, क्या बोला है, ये जो गैस है ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज, वो हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरह काम आ सकता है इन बैटरी एनर्जी स्टोरेज ऑफ सोलर एंड विंड पावर। फिर है हमारा एनालॉग स्पेस मिशन। देखो स्पेस के अंदर जो भी एनवायरनमेंट होता है ना, ऐसा एनवायरनमेंट आप आर्टिफिशियली बना दो ताकि आपकी ट्रेनिंग हो पाए इजीली, कि स्पेस के अंदर जाके आप कैसी तरीके से रहोगे, वो ट्रेनिंग हो जा पाए। उसी को हम बोलते हैं एनालॉग स्पेस मिशन, कि आर्टिफिशियली आपने वैसा स्पेस एनवायरनमेंट बना दिया है, एक्सट्रीम स्पेस एनवायरनमेंट, की बुरा से बुरा क्या हो सकता है, सब तरीके से ट्रेनिंग कर लो। ओके, कहाँ पे हमने बनाया, तो इसरो ने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह टू प्लान लूनर मिशन एक्सपेरिमेंट्स। किसने बनाया है, तो इसरो तो है ही है, साथ में साथ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे, स्पेस सेंटर, इसरो ह्यूमन स्पेस सेंटर, आकाश स्पेस स्टूडियो, उन सब ने बनाया। ये याद रखने का जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, इसरो से याद रखिए काफी है। लद्दाख ही हमने भाई क्यों चूज किया है, तो यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो ड्राई एंड कोल्ड है, बेरन लैंड है, यहाँ पे कोई इतना आता जाता है नहीं, और ये हाई एल्टीट्यूड टेरेन पे है, ताकि हमें आइसोलेशन भी मिलता है और थोड़ा आप रिसेंबल करते हो मार्शियन और लूनर लैंडस्केप से भी, इसलिए हमने ये बनाया है। अदर एनालॉग मिशन कौन कौन से हैं, अगर हमारा ये है, दूसरे का नाम क्या है, तो नासा का है नीमो और UAE का है सिरियस। ये आप याद रखोगे, ठीक है। चांसेस है कि पूछे भी जाए कि नीमो, सिरियस, रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट।
फिर है ऑफशोर माइनिंग, मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको 10 बार, फिर भी ऑफशोर माइनिंग मतलब क्या, जो डीप सी बेड है उधर से आप अगर माइनिंग कर रहे हो तो वो ऑफशोर माइनिंग हो जाएगी। इसमें मैंडेटरी क्या है कि ये माइनिंग मोर देन 200 मीटर डीप होनी चाहिए, तभी ये ऑफशोर माइनिंग होगी। न्यूज़ में क्यों था, तो वही सेंटर ने नए रॉयल्टी रेट्स इसके लिए इशू कर दिए हैं, इसके लिए न्यूज़ में था। सिग्निफिकेंस क्या-क्या है, तो भाई इंक्रीज़ हो रही है डिमांड मेटल्स की, और ये जो एरियाज़ है वो ऑलरेडी इतना एक्सप्लोर्ड नहीं है, तो हम काम आ सकते हैं। इट कैन आल्सो हेल्प इन वर्ल्ड्स प्रेसिंग नीड फॉर क्रिटिकल मिनरल, अभी के लिए चाहिए तो उधर काम हमें आएगा। ओके, मेन तो वही है, ऑफशोर माइनिंग क्या है वही आपको याद रखना है। तो जो ये पानी के अंदर आप ये माइनिंग करते हो ना, ये है ऑफशोर माइनिंग, 200 मीटर डेप्थ होनी चाहिए आपकी। चलिए नेक्स्ट है दाना। ये थोड़ा-सा हल्का-सा टर्म है, देख लीजिए यहाँ पे मैं नीचे बता देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ठीक है? यहाँ पे ना दोनों बाजू नॉर्थ एंड साउथ में निकलती है जेट स्ट्रीम, ऐसे फ्लो कर रही होती है जेट स्ट्रीम। ये एक पोलर जेट स्ट्रीम हो गई, ठीक है? और नीचे भी जा रही है, ये भी हो गई पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम। अभी आप बोलोगे जेट स्ट्रीम क्या होती है? तो भई अ, चलो समझाता हूँ, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, रुकिए। अभी यहाँ पे फ़ोकस कीजिएगा, ठीक है? ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा देर लगेगा बट एकदम मस्त समझ आ जाएगा। इसको अभी हटा देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है, हट जा भाई। ये देखिए आपको बाजू में जो इमेज दिख रही है वो है हमारी अर्थ, मैंने साइड पोज़ लिया है, इसको रुको हम घुमा लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी देखिए, ये हमारी अर्थ है, इसका साइड पोज़ है, ठीक है? अभी समझिए, अर्थ के ऊपर यहाँ पे सन हमारा आता है और कॉन्स्टेंटली सन रेज़ पड़ती रहती है, ठीक है? ये जो सेंटर एरिया है ट्रॉपिकल एरियाज, वहां पे एकदम सीधा सनरेज पड़ेगी और बाकी के एरिया में थोड़ा सा स्लांटेड पड़ेगी, इसलिए थोड़ी कम सनरेज आएगी, तो वो एरिया ठंडा रहेगा। ओके, अभी आपको पता है कि अगर सेंटर में ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बन जाएगा। मैं पेन बदलने दो, अच्छी पेन, ये ऑलरेडी ब्लू है। हम्म, एक सेकंड सर। तो देखो, ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा बन रहा है लो प्रेशर, ठीक है? बीच वाले एरियाज में तो होगा क्या, लो प्रेशर बन रहा है तो हवाएं होती है, कोई भी लो प्रेशर यहाँ पे बनता है तो हवाएं ऊपर ट्रैवल करती है, ठीक है? तो भाई एक लेवल तक एटमॉस्फेयर में हवा ऊपर जाएगी, ऊपर उठेगी और फिर एंड हो जाएगी, मतलब 10-15 किलोमीटर ऊपर जाएगी, फिर वो ठंडी हो जाएगी अपने आप, क्योंकि हमें पता है ना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है। तो ऊपर गई 10-15 किलोमीटर जितनी, फिर हवा कमजोर हो गई, ठंडी हो गई, तो फिर उसने ले लिया राइट लेफ्ट। यहाँ से समझाऊंगा यार, फिर आपको प्रॉपर समझेगा। ये हमारा अर्थ है, ठीक है? हवा यहाँ से ऊपर उठी, एक लेवल तक ऊपर गई और फिर ठंडी हो गई। ठंडी हो गई तो क्या किया कि भाई अभी तो ठंडी हो गई तो उसे नीचे जाना पड़ेगा, ये डांस कर गई, एक लेफ्ट चली गई और एक राइट चली गई। अब ये गोई हो गई इक्वेटर की हमारी बात। तो सेम टू सेम चीज हमें पोलर एरियाज में भी देखने को मिल रही है ना। अ, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ ना वहां पे फोकस करना। ये हमने इक्वेटर वाला एरिया देख लिया, यहाँ से एक लेफ्ट गई है, एक राइट गई है, ठीक है? इतना ही देखा है हमने। अब ये जो पोलर एरिया है वो तो एकदम ठंडे हैं, तो इधर की जो भी हवाएं होगी वो ठंडी होगी, और ठंडी हवा क्या करती है, जमीन से नीचे चलती होती है, और इसके तो ऊपर भी ठंडा है तो ये तो ऊपर भी ठंडी होगी। ओके, देख लेते हैं। तो ये देखो, पोल से ठंडी हवा निकली यहाँ से, और यहाँ पे जो गर्म हवा थी वो यहाँ पे आई थी और नीचे चली गई थी। तो ये नीचे गई जमीन से, अब जमीन पे अगर ये टकरा रही तो अगेन क्या होगा, एक लेफ्ट जाएगी एक राइट जाएगी जमीन से टकरा कर। तो ये अगेन ये एक लेफ्ट गई, ये एक राइट गई। सेम जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे वरी आ जाइए। ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ से निकली हवा एक हद तक ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद एकदम डिसेंड करेगी, ठंडी होती जाएगी, नीचे आएगी, यहाँ से भी जो हवा गई है वो भी नीचे आएगी, और वो नीचे आके क्या करेगी, अगेन जमीन से टकरा कर एक लेफ्ट जाएगी एक राइट जाएगी, दोनों बाजू ऐसा ही होगा, ठीक है? तो देखो, इसी के चलते एक सर्कल कंप्लीट हमारा हो गया है। ये इक्वेटर पे हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया ना, कि भाई हवा ऊपर उठी फिर नीचे आई, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। इसी इस सर्कल को हम बोलते हैं हेडली सेल। ये देखिए हेडली सेल, ये पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये सर्कल, ये हवा ऊपर उठी नीचे गई और फिर ये सर्कल कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे भी सेम ये सर्कल कंप्लीट हुआ, ठीक है? अभी देखो दूसरा चीज देखिए
कि ये हवा जो यहाँ पे लेफ्ट साइड जा रही है ना, ये तो जाती जाएगी, जाते टकराएगी किससे? जो ठंडी हवा उधर आ रही है ना पोल्स से, उधर से टकराएगी। तो ये दोनों अगर यहाँ पे ऐसे-ऐसे टकराएगी तो होगा क्या? अगेन ऊपर हट जाएगी। यहाँ पे जैसे आपको ऊपर उठती हुई दिख रही है, देखो दोनों टकराई, तो यहाँ पे दोनों टकरा के ऊपर उठ गई। और दोनों ठंडी हवा है ना, मतलब ये गर्म हवा थी, पर अगर टकराएगी ठंडी हवा से तो क्या बन जाएगी? ठंडी हवा, क्योंकि पोल्स के एरिया में ये टकरा रही है और ऊपर उठ गई। तो अगेन अगर कोई हवा ऊपर उठ रही है तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे? लो प्रेशर बोलेंगे, ठीक है? और ऊपर उठी तो एक हद तक ऊपर उठेगी, फिर क्या होगा? ठंडी हो जाएगी, एकदम ही ठंडी। तो अगेन ये एक लेफ्ट जाएगी और एक राइट जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी एक राइट गई और एक लेफ्ट गई। तो देखो जो लेफ्ट गई वो अपना सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, वो बन जाएगा पोलर सेल। और अब ये जो राइट गई है, राइट जाएगी, अब वो किससे टकराएगी? जो हेडली सेल वाली जो हवा आई थी ना, इधर ऑलरेडी बनी हुई है एक सर्कल, ये उससे टकराएगी और ये अगेन डिसेंड मारेगी और अपना सर्कल पूरा कर लेगी। इसको बोलते हैं फेरल सेल। ठीक है, कंप्लीट हो गया। एक बार हम बस रिवीजन कर लेते हैं अपना हेडली सेल। इधर देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ये सबको हटा दीजिए। ये हमारा अर्थ का सरफेस समझ लीजिए, ठीक है? इस अर्थ से सरफेस से एक सेकेंड, ये हवा यहाँ पे निकल रही है, इक्वेटर रीजन है, ठीक है? ये निकली और एक लेफ्ट और एक राइट मार गई, ये टर्न मार गई और उन्होंने अपना ये सर्कल कंप्लीट कर लिया, ठीक है? फिर नीचे आएगी ना, एक लेवल के बाद ये नीचे आएगी, इसको हम बोलेंगे हेडली सेल। और यही चीज एकदम पोल्स के एरिया में भी हो रही है। पोल्स के एरिया में क्या हो रहा है? जो हवा ये यहाँ पे निकली और ये जो हवा नीचे से आ रही थी ना, ये हवा यहाँ पे भी जाएगी, ऐसे टर्न मारेगी, यहाँ से ऐसे निकली है, फिर एक लेफ्ट मारा, एक राइट मारा और फिर ये नीचे गई, यहाँ पे नीचे गई और ये उसने सर्कल कंप्लीट किया। ये जो हवा नीचे आई, ये अगेन एक इस बाजू गई, एक लेफ्ट की बाजू गई और दोनों फिर यहाँ पे टकराएंगी, ये मेरे एरियाज में यहाँ पे टकराएगी। तो क्या बन जाएगा अपना? ये दोनों वरी से ऊपर जाएंगी और ये ऊपर जाएंगी ना, वो ठंडी होगी। अगर ठंडी के साथ ही टकराएगी ना तो ठंडी हो जाएगी। तो ये हो गई ठंडी हवा और ये ऊपर जैसे चली गई। ऊपर एक लेवल के बाद जाएगी तो क्या होगा? अगेन लेफ्ट राइट, ये यहाँ पे लेफ्ट गई और यहाँ पे लेफ्ट गई और यहाँ पे गई तो अगेन एक लेवल के बाद ये नीचे आएगी, ये बन जाएगा हमारा पोलर सेल। आप हवा को इमेजिन कर पा रहे हो ना? ऐसा समझ लीजिए कि ऊपर कोई दीवार है, हवा जा रही है, फिर टकरा रही है और बंद हो जा रही है दोनों बाजू से। और देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बीच में एक सेल बन गया, इस सेल को हम बोलेंगे फेरल सेल, ठीक है? मेन क्या है? मेन तो एक हमारा ये ट्रॉपिक वाला काम कर रहा है और एक यहाँ पे पोलर वाला काम कर रहा है और इन दोनों की हवा मिलके बीच में फेरल सेल बना देती है। ओके, अभी आप बोलोगे ये हमने सेल क्यों समझा दिए, ये आप समझ तो गए, ठीक है? और हाँ, जहां पे हवा ऊपर गई है ना, जो ऊपर गई उसको हम बोलेंगे लो प्रेशर एरिया और जहां पे ये नीचे आई है उसको हम बोलेंगे हाई प्रेशर एरिया। ये देख लीजिए, ये फोटो ना आप सेव कर लीजिएगा, आपको ये हमेशा ध्यान रहेगा और ये कांस्टेंट आप देखोगे ना तो ही पता चलेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा था लो प्रेशर एरिया, यहाँ पे नीचे गया तो हाई प्रेशर एरिया, अगेन ऊपर आया तो लो प्रेशर एरिया। ये जो पोलर वाले एरियाज में जो लो प्रेशर बनता है ना, उसको हम सब पोलर लो बोलते हैं और जो हाई प्रेशर बनता है उसको हम सब ट्रॉपिकल हाई बोलते हैं। ओके, ये एरियाज भी मैंने मार्क कर दिए हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न कैसे काम कर रहे हैं, कौन से एरिया में क्या बन रहा है, ठीक है? अभी देखिए हल्का सा यहाँ से अभी जेट स्ट्रीम का चीज आता है हमें सीखने का। ये हमने हर जगह बताया ना कि एक हवा लेफ्ट गई, एक हवा राइट गई। अभी ये लेफ्ट राइट जाते जाते भी कुछ हवा तो उधर ही बच गई होगी, राइट? कुछ तो इधर ही बच गया होगा, यहाँ पे भी कुछ तो इधर भी बच गया होगा। तो बस ये जो कुछ बच गया है वो पूरी की पूरी अर्थ में बच गया है ना, मतलब अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे भी कुछ बचा होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे यहाँ पे भी, हर जगह पे कुछ ना कुछ बचा होगा। हम तो ये 2D में देखे ना, एक्चुअली तो 3D में है ना अर्थ, चारों बाजू काम कर रहा है तो हर जगह कुछ ना कुछ बचा होगा। इस सारे बचे हुए एयर मासेस को आप अगर जोड़ देते हो तो ये पूरा का पूरा एक लाइन बन जाएगा। इस लाइन को ही हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अभी देखो दो जगह हमारा लो प्रेशर था और हवा ऊपर जा रही थी ना, एक के पोल्स के एरिया में, तो यहाँ पे पोल के एरिया में एक जेट स्ट्रीम बनेगी और दूसरा हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया में, ये एरिया में, तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया में एक जेट स्ट्रीम बनेगी, ठीक है? तो इसलिए चार जेट स्ट्रीम, मेनली चार जेट स्ट्रीम होती है, एक पोलर जेट स्ट्रीम और एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम।
देख ली यहाँ पे बनेगी, एक ये पोल्स के एरिया में और एक ये सब ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। ये 4 जेट स्ट्रीम बनेगी। आप पूरा समझ गए ना? अरे शिट यार, कि जेट स्ट्रीम कैसे बनती है आप समझ गए, राइट? जेट स्ट्रीम कैसे बनती है वो जानने के लिए आपका ये बेहद जरूरी है कि हेडली सेल, पोरल सेल, फेरल सेल क्या है वो आप समझो, और कैसे हवा ये रिफ्लेक्ट कर रही है राइट लेफ्ट, और कैसे पूरा का पूरा अर्थ का साइकिल बन रहा है, कैसे हवाएं पूरे अर्थ में बह रही है। गॉट इट? तो जेट स्ट्रीम तो हमने समझ लिया। अभी हम हमारी न्यूज में आते हैं। कहाँ गया दाना? अभी आ जाइए। तो भाई जो जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम है ना, उस पोलर जेट स्ट्रीम में से कुछ एयर मास, कुछ ठंडा एयर मास अलग हो जाता है। कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ में एक ये पोलर जेट स्ट्रीम यहाँ पे घूम रही है और ये एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम घूम रही है। तो ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है ना, उसका एक हल्का सा एयर मास, पूरे के पूरे एयर मास मिला के ही जेट स्ट्रीम बनती है। उसमें से एक अगर एयर मास है वो अलग हो जाता है और वो पोलर एरिया में है, तो ठंडा एयर मास है वो अलग हो जाता है, और फिर वो आगे जाके किसी और गर्म एयर मास के साथ कोलाइड करता है। व्हेन इट कोलाइड्स विद वार्मर एयर मास, तो क्या हो जाता है, जो एनवायरनमेंट होता है ना उधर का एटमॉस्फेयर, वो ह्यूमिड हो जाता है, क्योंकि ठंडी गर्मी मिलेगी तो मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा। और ये स्पेशली हमें देखने को मिलता है मेडिटेरियन ओशन वाले रीजन में, और इसकी वजह से उधर के एरिया में स्ट्रॉम आ जाता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम आ जाता है। क्योंकि हमने कल ही देखा था फ्रंटल साइक्लोन कैसे बनता है, तो ठंडा एयर मास और गर्म एयर मास जब कोलाइड करते हैं तो हमारा फ्रंट क्रिएट हो जाता है, जिसको हम फ्रंटोजेनेसिस भी बोलते हैं, फ्रंटोजेनेसिस। और इसकी वजह से कई बार हमें साइक्लोन देखने को मिल सकता है, जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, या फिर फ्रंट साइक्लोन, या फिर वेव साइक्लोन, या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, कुछ भी फ्रंट की वजह से क्रिएट होता है। तो यहाँ से भी सेम चीज हो रही है ना, कि ठंडा एयर मास था वो किसी वार्मर एयर मास के साथ कोलाइड किया और स्ट्रॉम क्रिएट हो गया। बस इसी फिनोमिनन को बोलते हैं हम दाना। Event phenomenon on mass of very cold polar air becomes isolated, अलग हो जाए, from polar jet stream and begins to circulate at very high altitude. It is called दाना। और ये आगे क्या होगा, ये आगे किसी और वार्मर एयर मास के साथ कोलाइड करेगा और फिर उस एरिया में स्ट्रॉम लेके आ जाएगा। याद क्या रखना है हमें, जो दाना है वो क्या करता है, वो यूजुअली, कॉमन स्ट्रॉम क्या होता है, बहुत घूमता रहता है ना, पर ये जो दाना का स्ट्रॉम बनता है ना, वो या तो किसी एक जगह पे रहता है या फिर वो उल्टा घूमता है, ईस्टवर्ड घूमता है, ठीक है। जो नॉर्मल स्ट्रॉम होता है ना, वो वेस्टवर्ड घूमता है नॉर्दर्न एरियाज में, जबकि ये वाला घूमता है, सॉरी उल्टा बोल गया यार, ये घूमता है ईस्टवर्ड, जबकि ये नॉर्दर्न वाला है वो यहाँ पे वेस्टवर्ड घूम रहा है, ठीक है। ये ईस्ट घूमता है, ये वेस्ट घूमता है, और दोनों हम बात कर रहे हैं नॉर्थ की। हाँ, गॉट इट? तो सबसे पहले फेरल सेल, हेडली सेल, पोलर सेल से हमें बनेंगे एयर मासेस। वो एयर मास सब आप पूरे के पूरे जोड़ दोगे, एयर मास बन गए। एयर मास को आप पूरा पूरा जोड़ दिए हर बाजू से, तब हमारा बन गया जेट स्ट्रीम। और इस जेट स्ट्रीम से अगर कोई एक एयर मास अलग हो गया और वो एकदम ठंडा एयर मास है पोलर एरियाज में, और सर्कुलेट करने लग जाता है इधर उधर, तो उसको हम बोलेंगे दाना, ठीक है। और ये दाना स्ट्रॉम लेके आ सकते हैं बहुत सारी जगह पे। ओके, चलिए ग्रेट। अभी हम बोल देख लेते हैं ए जेनेटिक। जेनेटिक एआई क्या है? जनरेटिव एआई क्या होता है? जो चीज आपको कोई बना के दे, ठीक है, वो जेन एआई हम बोलते हैं। ये ए जेनेटिक है, मतलब क्या, अभी हम इसको कोई कमांड नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप ऑपरेट करेगा और अपने आप जैसे ठीक लगेगा वैसे टास्क परफॉर्म करेगा ऑन बिहाफ ऑफ यूजर, दैट्स इट। ये कुछ काम का खास है नहीं। ये खुद फायदा क्या है कि ये खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, अडेप्ट हो सकता है, अपनी स्केलेबिलिटी खुद अपडेट कर सकता है। ये किसने बनाया? तो रिसेंटली अबू धाबी की ऑयल कंपनी है, उसने बनाया ए जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि वो एनर्जी इंडस्ट्री में अच्छी तरीके से यूज कर पाए इसका। ओके, सिर्फ ध्यान रखना है ए जेनेटिक, ये अपने आप काम करता है, दैट्स इट। फिर है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो वही जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस होते हैं, जैसे कि क्राफ्ट्स पीपल, बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में, उसको सपोर्ट करने के लिए स्कीम है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब अगेन 100% फंडिंग सेंटर की है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ये लाई गई है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? तो रिकॉग्नाइज करना आर्टिशंस के काम को, उसके स्किल को अपग्रेड करवा देना, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि वो अपने जो भी चीज बना रहे हैं उसके में मार्केट के साथ लिंकेज करवा पाए। ये बहुत ही अच्छी चीज है। फिर है रिवर सिटी अलायंस। ये इंडिया का अलायंस है और ये ग्लोबल काम करता है, कि ग्लोबली भी जो रिवर है ना,
वो इस अलायंस का पार्ट बन सकती है। मेन इसका फोकस क्या है, तो रिवर के आजू बाजू जो भी सिटीज है उस सिटीज को हमें कंजर्व करना, उसकी रिवर जो भी है उस रिवर का हमें सस्टेनेबल यूज करना, मैनेजमेंट करना, इनोवेशन लेके आना, ये सब बात है। ठीक है। रिसेंटली गंगा उत्सव 2024 ऑर्गेनाइज हुआ था बाई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम। इसने विटनेस किया मेजर पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल रिवर सिटीज अंडर रिवर सिटी अलायंस। इसके अंदर अभी के लिए हमारी 145 जितनी रिवर सिटीज इंक्लूडेड है। रिवर सिटीज मतलब रिवर के बाजू में सिटीज पड़ रही है, उसका अलायंस है, और ये सबको अच्छे अच्छे सब काम आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वो। ओके। और ये ग्लोबली भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल रिवर सिटीज भी इसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि वर्ल्ड फेमस मैं आपको बता देता हूँ, वेनिस भी शायद इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं भूल रहा हूँ, है ही 99% है। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर है थाडू ट्राइब। ये वे अभी हमने रिलीज किया है थाडो कन्वेंशन। ये कन्वेंशन क्या काम करेगा, ये 10 पॉइंट डिक्लेरेशन है टू प्रोटेक्ट थाडू ट्राइब डिस्टिंक्ट कल्चर इन मणिपुर। रिसेंटली आपने देखा होगा जो मीती कुकी का जो क्लैश हो गया था ना, उसमें जो बीच में फंस जा रही थी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में, वो यही ट्राइब थी, थाडो ट्राइब। ये भाई इसके बारे में देख लेते तो ये इंडिजीनियस नागा ट्राइब है, ये एक शेड्यूल ट्राइब है, और मेनली ये इम्फाल वैली ऑफ मणिपुर में अभी के लिए रह रही है। ये थाडो लैंग्वेज बोलते हैं, विच बिलोंग्स टू टिबेटो बर्मन फैमिली एंड सीनो टिबेटन लैंग्वेज। ये सीनो तिब्बतन एक बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर तिब्बतो बर्मन एक छोटी ब्रांच है। ठीक है। रिलीजन, ये गॉड पथेन को मैं बिलीव करते हैं कि उन्होंने ही सब कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसका सेटलमेंट होता है वो यूजुअली फॉरेस्ट एरियाज में होता है। ठीक है। इसमें खास बात क्या है पता है, यहाँ के जो विलेजेस होते हैं ना, उसमें कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई मार्किंग नहीं होती कि ये एरिया मेरा, ये मेरा, तेरा, ऐसे ही होता है बस। ओके। अभी हमारी लास्ट न्यूज है इंडोनेशिया। न्यूज में था इसलिए, क्यों न्यूज में था, तो यहाँ पे रिसेंटली वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, माउंट लोतोबो लाकी लाकी वॉल्केनो। और कहाँ पे हुआ है, तो आइलैंड ऑफ फ्लॉर्स। ये देखो इंडोनेशिया की जो लोकेशन है ना, वो बीचों बीच पड़ती है रिंग ऑफ फायर के। यहाँ पे कहीं दिखाई होगा, रिंग ऑफ फायर के बीचों बीच पड़ती है, तो यहाँ पे अक्सर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती है, इसलिए वोल्केनो इरप्शन होते रहते हैं। ये देखो हमारी जो अर्थ पूरी की पूरी है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट के थ्रू बनी है। ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स के थ्रू बनी है। अभी टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या है, तीन चीजें हो सकती है, ये समझ लीजिए दो टेक्टोनिक प्लेट है, अगर ये आपस में बाजू में आती है तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंस। अभी देखो कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये समझ लीजिए कोई एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये अगर बाजू में आ जाती है तो कोई एक प्लेट उसके नीचे चली जाएगी। ठीक है। अगर ये नीचे जाएगी तो अर्थ का तो नीचे जो लावा ही लावा है, ठीक है, मेंटल में, तो ये धीरे धीरे ना आग की वजह से पिघलने लगेगी, और पिघलेगी तो क्या होगा, अगेन ये चाहेगी कि वो पिघल वाला जो पिघल गया हिस्सा वो बाहर आए, और अर्थ में फिशर क्रिएट हो जाएगा, और धीरे से वो यहाँ पे टूटेगी अर्थ, वो बाहर आ जाएगा। तो कन्वर्जेंस में जो हमारी प्लेट है वो पिघलती है, और फिर वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है। फिर दूसरा होता है डाइवर्जेंस, कि दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग जा रही है। अलग जा रही है तो क्या होगा, यहाँ से बीच में जगह होगी, और यहाँ पे कोई ऑलरेडी माउंटेनियस रीजन है, सॉरी वॉल्केनिक रीजन है, तो यहाँ पे इरप्शन हो जाएगा। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म, कि ऐसे आप बाजू से कोलाइड कर जाते हो। तो यहाँ पे यूजुअली हमें वॉल्केनिक इरप्शन नहीं देखने को मिलता है, बट ट्रांसफॉर्म में हमें बहुत बार अर्थक्वेक जरूर देखने को मिलते हैं, जो अगेन पॉसिबिलिटी है कि वॉल्केनिक इरप्शन करवा दे। ठीक है। तो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म। ओके। अब ये जो एरिया है वहां पे बहुत सारी हमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है, इसलिए रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। रिंग ऑफ फायर का पार्ट मतलब क्या है भाई, यहाँ पे बता, कहाँ पे लिखो यार, रिंग ऑफ फायर, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया समझ लीजिए, ये हमारा साउथ पैसिफिक कोस्ट समझ लीजिए, ठीक है, साउदर्न चाइना। यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा साउथ अमेरिका। ये वाला जो पैसिफिक का एरिया है ना, यहाँ पे पूरे इस एरिया में आपको वॉल्केनो 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 पूरा देखने को मिलता है, कि यहाँ पे बहुत वॉल्केनो इरप्शन होता है। तो ये एक रिंग बन गई ना, इस रिंग को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में बहुत सारे वॉल्केनोज है पैसिफिक के एरियाज में। ठीक है। ओके, तो रिंग ऑफ फायर आपने देख लिया। हंड्रेड्स ऑफ वॉल्केनो इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं, जैसे माउंट मेरापी, माउंट करकोता। और जो इंडोनेशिया है वो यूजुअली 5 आइलैंड से बना है, सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी और पपुआ। याद रखने की चीज, ये नॉन अलाइन मूवमेंट का फाउंडिंग मेंबर्स भी था। और कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे भाई, इंडिया इंडोनेशिया तो हो ही गया,
फिर हमारा हो गया इजिप्ट, फिर हमारा हो गया यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया, और एक लास्ट हो जाता है हमारा गाना। टोटल 5 थे, इंडिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट और गाना। और ये जो इंडोनेशिया है वो प्रॉपर इक्वेटर के रीजन में पड़ता है, ये हमने पहले भी देख लिया है। यहाँ पे मैंने आज ना पूरा पूरा कंट्रीज आपको फोटोज दे दिया कि कौन कौन से एरिया से इक्वेटर निकलता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।